हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री के बारे में। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे देखिए, हम पढ़ चुके हैं ये पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर मोल संकल्पना, एक ही बात है। ये 8 टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखें वीडियो तो 8 टॉपिक का सीरियल बाय सीरियल वीडियो एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये टॉपिक दिखेगा जो कि है 9 टॉपिक। 9वां टॉपिक है वह है गैसीय नियम यानी गैस लॉ। चलिए देखते हैं। देखिए, गैस लॉ में मुख्य रूप से हमें 3 से 4 नियम पढ़ना है, वही आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए, फर्स्ट नियम है बॉयल का नियम। बॉयल क्या है? तो बॉयल है एक प्रकार एक वैज्ञानिक के नाम था बॉयल, उसी के नाम के आधार पर रखा है बॉयल का नियम। यह कहता है कि स्थिर ताप पर भी, यानी जो आयतन होता है किसी भी गैस का, वह समानुपाती होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके दाब के। यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, बॉयल के नियम कहता है कि गैस का आयतन जो है गैस के गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये साइन के अनुसार यहाँ परिभाषा दी है। अब देखिए, यहाँ से इस परिभाषा से इस प्रकार निकाल सकते हैं पी भी जो होगा, पी भी या फिर पी भी जो होगा वह नियतांक होगा। नियतांक होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसके अनुसार देखिए, इसी दो परिभाषा से एक और फॉर्मूला निकलता है, वह है P1V1 इज इक्वल टू होता है P2V2। क्या है? देखिए किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का दाब, मान लीजिए किसी निश्चित द्रव्यमान के गैस का दाब P1 है और P1 पर उसका आयतन V1 है, ठीक है। और तब दाब, उस गैस का जो दाब है बढ़ा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है। तब दाब P2 कर देने पर उसका आयतन V2 हो जाता है। तो बॉयल के नियम से जो होगा P1V1 जो होगा इज इक्वल टू होगा P2V2। यहाँ से दो चीज़ याद रखना है। एक तो P1 × V1 जो होगा बराबर होगा P2V2 के, और पी जो होगा भी जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है दाब का। यह भी ध्यान रखेगा। अगला नियम है वह चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर जो भी होगा आयतन गैस का, वह उसके, देखिए स्थिर दाब पर, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्थिर ताप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ दाब लिख लीजिएगा। स्थिर दाब पर जो आयतन है गैस का वह समानुपाती होता है ताप के। या फिर यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V/T जो होगा वह नियतांक होगा। और यहाँ से एक और सूत्र आता है, वह V1/T1 इज इक्वल टू होता है V2/T2। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ताप लीजिएगा वह परम ताप यानी केल्विन में लीजिएगा। केल्विन में यदि नहीं दिया हुआ है तो उसको बदल लीजिएगा। कैसे? यदि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड में जितना मान दिया हुआ है वह और 273.515 जोड़ दीजिएगा तो उतना केल्विन आ जाता है। देखिए, अगला अगला है नियम, वह है ताप दाब नियम। ताप दाब नियम में जो रहता है वह आयतन स्थिर रहता है। यहाँ पे P जो है यानी गैस का दाब जो है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है। यहाँ से आता है P/T जो होगा वह नियतांक होगा, और इसी के अनुसार P1/T1 जो होगा वह P2/T2 के इज इक्वल टू होगा। अगला नियम है, देखिए अगला नियम गैसीय समीकरण है। गैसीय समीकरण होता क्या है? जैसे देखिए, एक नियम तो ये P जो होगा वह समानुपाती होता है T के, और एक नियम ये देखिए, फर्स्ट नियम बॉयल के नियम। यह दोनों नियम को जोड़ के बनाया जाता है गैसीय नियम। इसी के अनुसार होता है V जो होगा गैस के आयतन जो होता है वह समानुपाती होता है T/P के। T ताप है, P दाब है। T और P जो है गैस का ताप दाब है, यह भी ध्यान रखेगा। और यहाँ से निकाल सकते हैं P/V होगा R/T। R क्या है? तो R जो है एक प्रकार के, देखिए समानुपातिक चिन्ह जब हटता है तो वहाँ पे नियतांक आता है R, और R का मान होता है वह 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। यह ध्यान रखिएगा, R को कहते हैं गैसीय स्थिरांक। और यह आपसे पूछ भी सकता है कि गैसीय स्थिरांक के मात्रक क्या होता है? तो वह होता है जूल प्रति केल्विन इंटू मोल। प्रति मोल नहीं होता है, यह भी ध्यान रखेगा। तो यहाँ से देखिए,
P इंटू V इज इक्वल टू होता है RT, और T यदि इधर ले लाइएगा इस साइड तो आ जाता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 बाई T2 के। अगला नियम है वह आंशिक दाब नियम। आंशिक दाब कहता है, देखिए आंशिक दाब क्या है, P1 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वह है गैस के दाब, यहाँ देखिए ये गैस के दाब है। इसी प्रकार P जो है ये वह है गैसों के मिश्रण के दाब। कोई भी दो गैस है तो उसका मिश्रण के दाब है P। इसी प्रकार N जो है वह गैसों के मिश्रण के कुल अणु संख्या है N, और N1 जो है वह गैस के अणु की संख्या। मान लीजिए कोई मिश्रण है, ठीक है, उस मिश्रण में एक गैस के बारे में आपको पता है तो दूसरा गैस के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे देखिए, या फिर मिश्रण के बारे में आप बता सकते हैं। मिश्रण जैसे कि इसमें देखिए 4 चीज़ है, 4 चीज़ में 3 चीज़ आपको दिया रहेगा, एक चीज़ आपको निकालना है। P1 इज इक्वल टू होता है P इंटू N1 बाई N। N1 क्या है तो N1 गैस के अणु की संख्या। इसी प्रकार P1 क्या है तो गैस के दाब है, और P क्या है तो मिश्रण के दाब है, N क्या है तो मिश्रण के अणु की संख्या है। अब देखिए, अब अगला जो नियम आता है वह सबसे इम्पोर्टेंट है, वह विसरण के नियम, जो कि आपका लास्ट होगा ये चैप्टर में नियम। 6 नियम ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। विसरण के नियम, विसरण के नियम कहता है कि विसरण जो है, विसरण होता क्या है, जैसे आप समझिएगा, आप चना फुलाते हैं या फिर किशमिश फुलाते हैं तो वह उसमें क्या होता है, उसमें प्रासरण होता है। और जब यदि आप फूला हुआ किशमिश को नमक में रख दीजिएगा तो उसका जो पानी रहेगा वह सूख जाता है, तो वह विसरण होता है। ध्यान दीजिएगा, वह विसरण जो है वह निर्भर करता है घनत्व पर। कोई भी पदार्थ है उसका घनत्व पर विसरण जो है 1/√अंडर घनत्व होता है। घनत्व को D से सूचित करते हैं। यदि कोई भी एक गैस का जो विसरण का मान है वह R1 है और किसी दूसरा गैस के मान है वह R2 है। यहाँ से देखिए, इस नियम से विसरण जो है 1/√अंडर घनत्व जो होता है उसके नियम के अनुसार से R1/R2 जो होगा √अंडर D2/D1 हो जाता है। यहाँ पे और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ कि R जो होता है, यहाँ पे R जो होता है वह √अंडर R जो होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, R जो होता है यानी विसरण जो होता है 1/√M होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। R जो होता है वह समानुपाती होता है, M क्या है तो अनुभार है। इसी प्रकार R1 जो होगा वह अपना 1/M1 के अनुभार होगा। R2 जो होगा 1/M2 के अनुभार होगा, तो M2 जो है ऊपर चल जाता है। अनुभार जो होता है वह V1 इंटू T2। यहाँ पे V1 क्या है यानी गैस के आयतन होगा V, और इसी प्रकार T के है क्या है तो समय है, गैस के आयतन इंटू समय बाई V2 इंटू T1। अनुभार होता है, यह ध्यान रखिएगा। आप जो है इतना याद रखिए, विसरण जो है वह घनत्व के और अनुभार के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। रूट अंडर घनत्व का और अनुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसमें देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, वह हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, H2 तथा O2 की विसरण की दर का अनुपात है, तो आप किस प्रकार निकालिएगा H2 और O2 का विसरण के दर के अनुपात। यहाँ देखिएगा, देखिए इस पेज में आपको बताते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि विसरण की दर जो है या फिर विसरण जो है, विसरण यानी R जो है वह समानुपाती होता है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/M यानी अनुभार के। यहाँ पे आपको H2 और O2 के अनुपात निकालने बोल रहा है, तो निकालिए। H2 के अनुभार यानी RH2/R O2 का अनुपात हमें निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए MO2, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे है O2 तो ऊपर लिखेगा MO2, और MH2 यह निकालते हैं। तो भार कितना है O2 का, O2 का भार कितना होगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा। क्यों 32 होगा, ऑक्सीजन का भार होता है 16, दो अणु का भार होगा 32। इसी प्रकार हाइड्रोजन का 1 और 2 अणु का तो होगा 2।
तो इसका जो मान निकलता है वह है √16, और इसका जो मान आता है वह 4 आता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आता है वह 4:1 आता है। यहाँ से जो ऑप्शन होगा इसका वह है 4:1। विसरण की दर जो होगा, देखिए तो कौन है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा डी, 1:4 या फिर 4:1। अब अगला ऑप्शन, अब अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी डी लगा देते हैं। अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दोगुना करने पर इसका दाब हो जाएगा। देखिए गैस का आयतन दोगुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं। इसको मिटाने दीजिए पहले। देखिए आप पढ़े हैं पहले कि P जो होता है, ध्यान दीजिए, P जो होता है यानी दाब जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/v के, यानी आयतन। तो यहाँ बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अस्थिर ताप पर, ताप अस्थिर है, किसी गैस का आयतन दोगुना करने पर इसका दाब क्या होगा। तो इसका जो दाब होगा वह आधा हो जाता है। ये 2 गुना जब कर दीजिएगा तो भागा दीजिएगा तो देखिए 1/2 हो जाता है, तो यानी आधा हो जाता है दाब। यहाँ पर जो दाब हो जाता है वह जो है आधा हो जाता है। यहाँ से जैसे देखिए आधा हो जाता है, यानी मान लीजिए V2 बराबर 2V है, तथा आपसे पूछ रहा है कि P2 बराबर वाट, यानी P2 बराबर वाट। देखिए V1/V2 इज इक्वल टू होता है P2/P1। उल्टा होता है यहाँ पे, जैसे P जो है व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसलिए। अतः यहाँ पे देखिएगा V/2V2 दोगुना कर दिए हैं तो होगा P2/P, और P2 इज इक्वल टू आ जाता है P/2, यानी आधा आ जाता है यहाँ से। अब यहाँ से पहले ही आपको पता चल गया होगा। देखिए जब 2 आता है नीचे तो आधा हो जाता है इसका दाब। अब ऑप्शन कौन होगा इसका आधा, थर्ड क्वेश्चन का इसका जो ऑप्शन होगा P1 × V1/T2 होता है वह P2 × V2/T2। हाँ, ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए हम बना रहे थे सेकेंड क्वेश्चन है तो आधा हो जाता है इसका। और थर्ड क्वेश्चन के बनाते हैं। निम्न में से सही गैस समीकरण चुनिए। गैस समीकरण क्या होता है, P1 × V1/T1 इज इक्वल टू R। आर के पास किसी भी चीज़ को P2 V2 या T2 भी लिख सकते हैं। इसका जो होगा सही यही होगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता। ये जो है एक अपवाद स्वरूप है, इसको आप याद रखिएगा। H2 और Cl2 के गैस के मिश्रण पर आंशिक दाब का नियम नहीं लागू होता, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 तथा SO2 गैस के मिश्रण गतियों का अनुपात होगा, किस प्रकार हम निकालेंगे। जैसे देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे कि मिश्रण का जो अनुपात होगा CO2 और मिश्रण SO2 के अनुपात जो होता है वह रूट अंडर में आता है MSO2। SO2 नीचे तो उसका ऊपर आता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए MCO2। देखिए अब अनुभार क्या होगा SO2 का, SO2 का अनुभार जो होगा देखिए कितना होगा 16। इसका जो अनुभार आता है SO2 का वह 64 आएगा। इसी प्रकार CO2 को किस प्रकार हम निकालते हैं अनुभार आपको सिखा देते हैं। जैसे CO2 है तो CO2 में C जो है कार्बन, उसका अनुभार कितना 6 कार्बन होता है, 6 दूनी 12 इसका अनुभार होता है। इसी प्रकार 8 ऑक्सीजन होता है तो 8 दूनी 16 इसका अनुभार, और 2 अणु है ऑक्सीजन का, इसलिए यहाँ पे 16 दूनी 32। इसका जो आता है अनुभार वह आता है 4 4 44, इसका 64 आएगा। यहाँ से देखिए अब निकलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 आ जाता है ऊपर 64 को रूट अंडर में, और नीचे में आ जाता है 2 × √11। 2 से 8 काटिएगा तो 4 आता है। इसका जो अनुपात आता है वह 4:√11 आ जाता है। इसमें ऑप्शन देखिए CO2
4:2, हाँ 4:11 इसका जो राइट आंसर होगा यही 4:11। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है किस पर? गैस की प्रकृति पर, गैस की मात्रा पर, या फिर गैस के दाब तथा आयतन पर, या गैस के ताप पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R का जो मान है वह गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। विसरण की दर किस पर निर्भर करती है? परमाणुकता पर, विशिष्ट ऊष्मा पर, या फिर अनुभार पर, या फिर संयोजकता पर। तो गैस के विसरण जो है अभी पढ़े, जो आर जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुभार पर, तो अनुभार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह है बॉयल के नियम, अवोगाड्रो नियम, डाल्टन का नियम, या फिर चार्ल्स का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है डाल्टन का नियम। यह ध्यान दीजिएगा, हम नहीं बताएं पीछे, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोलता क्या है, डाल्टन बोलता है कि कोई भी दो गैस जो कि अक्रिय है, आपस में अभिक्रिया नहीं करता है, उन दोनों गैस को एक ही में रखिएगा तो जितना दाब रहेगा ना, जितना दाब लगेगा किसी भी दीवार पर, वह दोनों गैस के दाब के इक्वल होगा, जोड़िएगा तो वही दाब आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की विसरण की गति किस पर निर्भर करता है? इसके घनत्व के समानुपाती होता ही है, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। इसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसके अनुभार के समानुपाती होती है, इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह ध्यान रखेगा, हम पीछे आपको इसका जो है सूत्र बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वह है NH3 यानी अमोनिया। अमोनिया और अमोनियम में आप फर्क समझिएगा। अमोनिया जो है, जैसे अमोनिया लिखिएगा तो कम अक्षर वाला जो रहेगा उसमें NH3 लगेगा, जो ज़्यादा अक्षर वाला रहेगा उसमें NH4 रहेगा। अमोनियम में जैसे ज़्यादा अक्षर है अमोनियम तो उसमें NH4 लगता है। NH4 का 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडल दाब पर घनत्व कितना होगा? याद इसको देखिए किस प्रकार निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे देखिए एक चीज़ आप जानते होंगे, गैस समीकरण या फिर आदर्श गैस समीकरण होता है PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे n क्या है ध्यान दीजिएगा, एक ये समीकरण याद है आपको, एक चीज़ और आपको याद रखना होगा, वह है n जो यहाँ पे होता है वह है मोल की संख्या। और मोल हम निकालते हैं किस प्रकार से, हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं, आप वहाँ से जाके देखिएगा। n जो होगा वह है भार, उसका जो सूत्र आता है वह है भार यानी W बाई अनुभार यानी M होगा, ठीक है M। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, घनत्व क्या होता है? घनत्व जो होता है वह द्रव्यमान बाई आयतन होता है। ये तीन चीज़ आप जानते होंगे। देखिए PV बराबर nRT से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और PV बराबर nRT में n के मान रखिएगा तो किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ आप ये निकाल लिए हैं, ये देखिए PV बराबर nRT में हम मान रखते हैं n का, तो n का मान रखने पर WRT बाई M होगा, और V ध्यान दीजिएगा V जो है V जो है हम इधर ले लाए हैं, क्या होगा P का मान। अब यहाँ से अभी बताए हैं W क्या है, भार है। भार को हम लगभग द्रव्यमान ही मानते हैं, लेकिन भार और द्रव्यमान में कुछ अंतर होता है, वह ध्यान दीजिएगा। अब भार बाई V जो है आयतन, तो इसका क्या होगा, घनत्व होगा, तो P होगा जो वो हो जाता है D घनत्व RTM। अब यहाँ से आप देखिए
आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको पी निकालना बोल रहा है इसमें कि घनत्व दिया हुआ है 2 वायुमंडलीय दाब, टी दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टी जो होगा वह केल्विन में लीजिएगा, और केल्विन में बनाने के लिए जितना सेल्सियस रहेगा उसमें 273 प्लस कर दीजिएगा। और आर के मान जो रहता है यहाँ पे, आर के मान जो है वह गैस नियतांक है, उसको आप याद रखें 0.0821 आर का मान आता है। अब ये फार्मूला से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब डी जो होगा वह होगा, डी हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। डी यहीं रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए, और ये जो है भागा में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाता है, डी हो जाता है। अब ये जो फार्मूला होगा, यही फार्मूला से हम यहाँ पे अब सब काम करेंगे। जैसे देखिए, ये जो सूत्र निकाले हैं हम, उसी सूत्र से यहाँ से अब आएगा आंसर। डी जो होगा घनत्व वह होगा पी एम बाई आर टी। अब पी कितना दिया हुआ है आपके पास, पी दिया हुआ है 2, एन एम परमाणु भार या फिर अणुभार जो होगा NH3 का, और कितना होगा NH 7 दूनी 14 होगा, 7 होता है NH के, प्लस 3 होगा, 3 कितना होगा 1 इंटू 3 तो 3 नहीं आएगा, बाई 0 आर का मान जो आता है वह 0.0821 आता है, इंटू टी जो होगा, टी होगा 273 प्लस 30 डिग्री, यानी इतना केल्विन आएगा। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा ना तो इतना आएगा, देखिए 2 इंटू 17 यानी 34 आएगा, बाई 0.0821 जो है उसको गुना कीजिएगा इतना में, तो वह आता है 24.87। इसको जब भाग दीजिएगा तो वह आता है 1.36 ग्राम प्रति लीटर। इसका जो होगा वह आंसर होगा 1.36, या फिर लगभग 7 यहाँ पे आ रहा है तो 37 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए मिटाने दीजिए पहले। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वह है मेथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात गुब्बारा हो जाएगा, क्या होगा गुब्बारा का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो विसरण होता है वह ज़्यादा अनुभार वाले से कम अनुभार वाले की ओर होता है, विसरण की प्रक्रिया, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मीथेन जो है उसका अनुभार जो है मीथेन CH4, उसका अनुभार हाइड्रोजन के अनुभार से जो है वह ज़्यादा है। तो मीथेन में जो रहेगा गुब्बारा जो रहता है, हाइड्रोजन भरा जाता है गुब्बारा में, उसका जो अनुभार है कम है। तो विसरण जो होता है गैस का वह मीथेन से गुब्बारा की ओर होता है, तो गुब्बारा जो है वह बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ जाता है, क्योंकि मीथेन गैस जो है गुब्बारा के अंदर चला जाता है, इसलिए बढ़ जाता है गुब्बारा का आकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा, तो बी होगा, बड़ा हो जाएगा गुब्बारा। अगला क्वेश्चन है वह है 12, 24 मिली ml H2O का मिश्रण 100 सेकेंड में होता है, उसी समय में SO2 के मिश्रण का आयतन होगा। देखिए इसको किस प्रकार बनाते हैं। देखिए हम आपको जो है एक चीज़ बताए थे, एक सूत्र होता था। देखिए विसरण इज इक्वल टू होता था क्या कि विसरण जो है किसी एक गैस के विसरण के अनुपात दूसरे गैस के विसरण के अनुपात जो है वह होता है, हम पहले वही बता चुके हैं कि D2/D1 इज इक्वल टू यही होता है M2, अनुभार है ये M1, और एक और होता है वह होता है, पीछे हम बता चुके हैं V1 इंटू T2/V2 इंटू T1। V1 क्या है, देखिए V1 जो है वह गैस 1 के अनुपात है, और T2 क्या है, T2 जो है गैस 2 में जो विसरण में समय लगा है गैस 2 का, उसी का समय है T2। और V2 क्या है, तो V2 है वह गैस 2 का आयतन है, और T1 जो है गैस 1 के समय है।
विसरण में लगा समय है वही T1 है। यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वह क्या है, जैसे देखिए ये दोनों सूत्र आप निकालिए यहाँ से। क्यों निकालिए? क्योंकि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो है देखिए इसमें क्या बोल रहा है, H2 और SO2, H2 और SO2 का अनुभार आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और आयतन दिया हुआ है और समय दोनों में समय जो है दोनों में समान दिया हुआ है, और एक के इतना 24 मिलीलीटर आयतन आपको दिया हुआ है। इसलिए यहाँ से यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो यही फार्मूला से आप यहाँ से देखिएगा M2 किसका अनुपात, H2 का विसरण, यहाँ से ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा √अंडर M2 यानी SO2 क्यों M2 माने हैं SO2 को और M1 माने हैं H2 को, इसी प्रकार हम आगे भी मानेंगे। तो M जो है H2O या फिर H2 इज इक्वल टू होगा V1 यानी 1 किसको माने हैं, 1 माने हैं हम, 1 किसको माने हैं, 1 माने हैं SO2 को तो SO2 या फिर 1 माने हैं H2O को, ध्यान दीजिएगा H2 इंटू TSO, समय किसका लेना है, TSO2, दोनों जो समय है समान है यहाँ पे दिया हुआ है, बाई VSO2 इंटू 2TH2। यहाँ ध्यान दीजिएगा SO2 का अनुभार कितना होगा, निकालिए यहाँ पे। SO2 का अनुभार जो आता है वह 64 आता है, बाई H2 का अनुभार आता है वह 2 √अंडर जो होगा वह V। आपको हाइड्रोजन के आयतन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 24 ml, यानी 24 यहाँ पे लिखिए। आपको TSO2 नहीं दिया हुआ है, TSO2 नहीं दिया हुआ है, VSO2 यानी SO2 का आयतन आपको निकालने बोल रहा है, नहीं दिया हुआ है, और TH2O नहीं दिया हुआ है। लेकिन TSO2 और TSO2 विसरण के समय जो है दोनों में वह समान है, तो यह दोनों जो है समान है इसलिए कट जाता है। तो यहाँ से जो आता है वह है, देखिए अब यहाँ से VSO2 यानी SO2 का जो आयतन निकलेगा वह है, यहाँ से देखिए ये जो है कट कर आ जाता है कितना, आ जाता है 32, आ जाता है 32 √32 इज इक्वल टू इतना। तो VSO2 यानी आयतन ऑफ SO2 जो आएगा वह आएगा 24/√32। तो इसका जो मान आ जाता है वह निकालिएगा नहीं आप, तो आ जाएगा 4.24 ml। इसका जो राइट आंसर होगा वह हाँ इसका राइट आंसर डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गैस के 10 ग्राम के वायुमंडल दाब P पर 273 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, तभी इसका दाब होगा या फिर हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे, आपको हम पीछे बताए हैं कि ताप दाब नियम से जो होता है वह P जो होता है वह समानुपाती होता है T से। ठीक है, यहाँ पे हम यही नियम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें क्या निकालना बोल रहा है, दाब निकालना बोल रहा है। दिया क्या चीज़ है, T दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम यही नियम लगाएंगे। तो यहाँ से एक और नियम जो आता है वह आता है P1/T1 जो होगा वह होगा P2/T2 के। इस नियम के अनुसार यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, यही फार्मूला के अनुसार जैसे हम लगाएंगे नियम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपको दिया क्या है, P1 जो है वह P1 जो दिया हुआ है वह है वायुमंडलीय दाब P है मान लीजिए, ठीक है। उस पर जो है उसका ताप जो है किसी पदार्थ का वह 273 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, यानी T1 जो है वह 273 डिग्री सेंटीग्रेड हम मान लेते हैं। इसको केल्विन में बदलिएगा तो आ जाएगा 273 + 273, 6 7 14 15 और 500 आ जाता है 556, या फिर यहाँ पे आ जाता है 546, सॉरी केल्विन आ जाता है। इसी प्रकार 0 डिग्री को बदलिएगा तो वह आ जाएगा 273 केल्विन। अब यहाँ से देखिए मान रखते हैं P1 जो है
P1 जो है वह P है, वायुमंडलीय दाब P है। T1 जो है वह T1 कितना है 546। इसी प्रकार P2 जो है वह नहीं मालूम आपको, और T1 जो है वह 273 है। ठीक है, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो P2 को इधर ले लाइए और 546 को उस साइड भेज दीजिए। तो प्रारंभिक दाब जो है P1 या फिर P, और अंतिम दाब जो है P2। ठीक है, प्रारंभिक दाब को P से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, P से ही लिखते हैं। हो जाएगा 546/273, तो आ जाता है 2। इसको काट के कीजिएगा तो आ जाता है 2। अब यहाँ से देखिए, अब P2 हमें निकालना है ना, अंतिम दाब कितना होगा, तो P2 उधर ले जाइएगा तो P2 जो होगा वह P/2 यानी प्रारंभिक दाब के हाफ होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा C। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए इसको मिटाने दीजिए पहले। जैसे हम आपको बताए थे गैस समीकरण यहाँ पे क्या होता है, गैस समीकरण होता है P1 V1/T1 इज इक्वल टू होता है P2 V2/T2 के। यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ से आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में V1 मान लीजिए V1 जो दिया हुआ है वह 40 है, 40 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन V1 जो है, आयतन जो है प्रारंभिक आयतन वह 40 है, और बोल रहा है आपको कि केल्विन तापमान को दुगना, यानी प्रारंभिक तापमान यदि T मानते हैं तो अंतिम तापमान जो होगा 2T होगा। इसी प्रकार दोगुना तथा दाब को आधा, यदि प्रारंभिक दाब को P मानते हैं तो अंतिम दाब जो होगा वह P/2 होगा कर दिया जाए तो यही जो होगा यहाँ पे रखते हैं। देखिए, प्रारंभिक दाब को हम P माने हैं, और प्रारंभिक आयतन जो दिया हुआ है आपको वह 40 है, और प्रारंभिक ताप जो है वह T माने हैं, होता है क्या, तो P2 क्या होगा, तो P/2 यानी P/2 यहाँ पे लिखते हैं, इनटू V2 क्या है, V2 प्रारंभिक अंतिम आयतन हमें नहीं पता और वही हमें निकालना है, V2 रहेगा, इनटू T2 क्या होगा, अंतिम ताप जो होगा वह दुगना हो जाता है प्रारंभिक ताप के, तो 2T हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ से T से T गया और 2 आ जाता है नीचे, यहाँ से P इंटू 40 हो जाता है P इंटू V2/2 इंटू 2। इस प्रकार P से P भी गया, अब V2 हो जाता है 40 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाता है 160 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो होगा उस गैस का वह होगा 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर A तथा B गैसों के मिश्रण का संपूर्ण दाब 250 मिलीमीटर है। इसमें A तथा B के मोलों की संख्या क्रमशः 20 तथा 30 है। गैस A और गैस B के आंशिक दाब क्रमशः है, देखेगा। आंशिक दाब होता क्या है, हम पीछे आपको बताए हैं। आंशिक दाब मान लीजिए, आंशिक दाब P1 है, तो P1 जो होता है वह है P इंटू N1/N। P क्या है यहाँ पे, तो मिश्रण का दाब है, और N1 क्या है, तो दाब गैस का अणु है, अणु की संख्या है, यानी मोल की संख्या है, और N क्या है, N जो है मिश्रण के अणु की संख्या है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया क्या है, दिया है, देखिए दिया है गैस A तथा गैस B का संपूर्ण दाब 250 मिलीमीटर है। A तथा B के मोलों की संख्या दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या दिया हुआ है और आंशिक दाब हमें निकालना है। मान लीजिए गैस A का आंशिक दाब होगा क्या, तो गैस A के मोल की संख्या यानी N1 बाई दोनों गैस का मोल की संख्या, गैस A का मोल की संख्या प्लस गैस B का मोल की संख्या इंटू संपूर्ण दाब कितना है, तो 250। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, आंशिक दाब। एक के मोल की संख्या कितना है, 20, तो 20/20 + 30
इंटू 250 कितना आ जाता है 50 से आ जाता है 5 और इसका जो आंशिक दाब आता है 100, ए का आंशिक दाब कितना आ जाता है 100 और पूरा दाब है 250, तो बी का आंशिक दाब कितना आएगा 150, घटा दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 100 मिलीमीटर और 150 मिलीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है अंतिम से एक लास्ट क्वेश्चन है दो समान पात्रों में हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस भरी है जिसके दाब क्रमशः 345 मिलीमीटर एवं 655 मिलीमीटर है। अस्थिर ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब होगा। मिश्रण का दाब यहाँ से आपको पूछ रहा है। देखिए H2O का दाब कितना है, यहाँ से H2O का आंशिक दाब निकालते हैं। H2O का आंशिक दाब जो होगा वह 345/2 होगा, 2 पात्र है इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। इसी प्रकार N2 यानी नाइट्रोजन का आंशिक दाब जो होगा वह 655/2 होगा, 2 पात्र है इसलिए 2 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब कुल दाब कितना होगा, तो आंशिक दाब दोनों को मिला दीजिएगा तो आ जाएगा कुल दाब, तो दोनों को मिलाइएगा 600, यहाँ से ध्यान दीजिए 655/2 प्लस 345/2 कीजिएगा तो आंशिक दाब आता है 2 LCM 655 प्लस 345 आता है 1000 1000/2 यानी 500 मिलीमीटर जो आएगा या मिश्रण का कुल दाब आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 500 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दो गैसीय यौगिक ए तथा बी के आपेक्षिक द्रव्यमान क्रमशः 2 तथा 32 है। समान दशाओं में ए का विसरण बी की अपेक्षा कितना गुना होगा। पहले हम आपको बता चुके हैं विसरण के बारे में। विसरण देखिए, मान लीजिए कोई गैस R1 है, R1 गैस है और R1 यहाँ पे RA मानते हैं गैस, और सेकेंड गैस जो है RB। दोनों का विसरण का अनुपात जो होता है वह होता है √RB/RA के, MB/MA के। M क्या है, तो यहाँ पे भार है, अनुभार है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, M जो है अनुभार है जो होगा। ए का अनुभार कितना है, ए का अनुभार 2 है, तो इसका जो आएगा आंसर वह होगा 2 या फिर 32/2, तो इसका जो आएगा 16, और 16 इज इक्वल √16 होगा 4। यानी ए और बी का गैसीय विसरण का अनुपात जो होगा वह जो होगा 4 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 4। यहाँ तक जो है आपका इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था सभी आपको बता चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, अभी हम देखें गैसीय नियम के बारे में। अब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होता है। अब इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो है आप देखते चलिएगा सीरियल बाय सीरियल, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा।